अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इंडिया पैनिक कर चुका है। उसके पैनिक करने की कुछ वजूहात हैं, वो हम आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। छोटी सी समरी बयान कर देता हूं जी कि 15 अटैक इंडिया ने खुद ही अपने इलाके में किए, या नहीं भी किए तो सिर्फ इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे, और उसके बाद अपने ड्रोन भेजे यहाँ पे और कुछ खिलौने यहाँ पे भेज के उन्होंने कोशिश की कि शायद पाकिस्तानी कौम को डरा लेंगे इन खिलौनों से। और उसके बाद उन्होंने एक और हरकत की, जो हरकत बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही बड़ी है। अपनी टीवी पे भी उन्होंने चलाई और इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाने की कोशिश की कि जम्मू पे हमला हो गया, और ये हमला किया पाकिस्तान ने। अब इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये इल्जामात वो पाकिस्तान पे क्यों लगा रहे हैं, ये एक बहुत डीप इनसाइड स्टोरी है। ये आपको बताएंगे आज अपने इस वीलॉग में। अब देखो, इंडिया पैनिक कर गया, इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक बताया। और उनकी बेइज्जती बहुत हुई है, और बेइज्जती हुई है 3 लेवल पे और रोजाना की बुनियाद पे, यानी 3 ऊपर नीचे बेइज्जती हो जाना। पहली जो बेइज्जती है वो पहलगाम का वाकया है कि 7 लाख फौज है और उस फौज की मौजूदगी में, और आपने LOC के ऊपर वायर लगाई हुई है और फेंस लगाई हुई है, आपने कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। और अगर आप LOC से लेकर पहलगाम तक आएँ तो दरमियान में बेशुमार उनकी पिकेट्स हैं, बेशुमार उनकी छावनियाँ हैं, और हर जगह पे उनकी फौज खड़ी है। तो अब अगर उनका ये नैरेटिव मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान से लोग आए हैं, जो वो अपने कौम को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द थे और उधर से आए, ऐसा ही है ना। अब उनको अगर ये मान लिया जाए तो फिर डूब मरने का मुकाम है उनकी पूरी फौज के लिए, और उस फौज के लिए जो 7 लाख है और जिसने आज तक कश्मीर को सांस तक नहीं लेने दिया। डूब मरने का मुकाम है उनके कि फिर 4 लोग वहाँ से पाकिस्तान से निकले, असला उनके पास है, नक्शे उनके पास हैं, रास्ता उनको आता है, और वो पहाड़ों के अंदर से होते हुए बगैर खाए पिए, पानी पी के, चने खा के वो वहाँ पहुँच गए। और उनको इतनी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे 2000 इस पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वो फलां जगह से आए हुए हैं, उसमें सीक्रेट एजेंसी का ये लोग हैं, और उसमें नेवी का ये ऑफिसर है, और उसके अंदर ये बिजनेसमैन है, और ये आम लोग हैं, इस टाइप का। ठीक है। और फिर उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करते रहें, शनाख्ती कार्ड चेक करें, गोली मारते जाएं, शनाख्ती कार्ड चेक करते जाएं, गोली मारते जाएं। और उसके बाद जो मुकम्मल तसल्ली करने के बाद उन्होंने पूरा पैगाम दे के उसके बाद दोबारा वो जंगल में गए और गायब हो गए। चलें, आ गए तो आप नहीं रोक सके, लेकिन जाते हुए को तो रोक सकते हैं ना। आप आज तक नहीं पकड़ सके, तो आज तक नहीं पकड़ सके, आप कोई आईडी नहीं दे सके और आप कोई सबूत नहीं पेश कर सके। तो उनकी जो बड़ी फौज है, जो जमीनी फौज है, उसके लिए डूब मरने का मुकाम। और इतना ज्यादा एम्बैरस हुआ इंडिया कि उन्होंने अपना वहां कोर कमांडर बदल दिया, और जिसको बदला उसको बाकायदा गिरफ्तार करना पड़ गया उनको, उसको गिरफ्तार करवा दिया। और वहां पे बार बार इंडिया के अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी राह कहाँ थे, हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने बनाया तो वो कहाँ थे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होगी, और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी। तो वहां पे इतने बड़े बड़े सवाल पैदा हो गए और गवर्नमेंट के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो उनकी बड़ी फौज जो थी बर्बाद हो गई उसमें। ठीक हो गए। उसके बाद जनाब आपने मिसाइल चला दिए पाकिस्तान में, ठीक है, और आपने कहा कि देखें जी, हम मिसाइल मार रहे हैं और हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर मार रहे हैं। अच्छा, जब वो आपके मिसाइल लग गए तो पता चला कि सिविलियन आबादी थे, और आपने मस्जिदों को निशाना बना लिया, और जितने लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं वो सब आम आदमी थे। उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसका अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो, या किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ ताल्लुक हो, या किसी अलहदगी पसंद ग्रुप के साथ ताल्लुक हो, या कोई जो है ना मजहबी ग्रुप के साथ हो। एक भी बंदा उसमें आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके, दुनिया को बता नहीं सके। एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मौलाना मसूद अजहर साहब की फैमिली के लोग हमने मार दी, एक भी बंदा प्रूव नहीं हुआ अभी तक। वो भी नहीं हुआ है, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली मस्जिदों पे मार दिए, खाली मदारस के ऊपर मार दिया आपने, और कुछ आपके मिसाइल चले ही नहीं, वो गिर गए और उसके बाद पड़े हैं अभी तक वहां पे। तो उनकी जो फिजाइया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो उनके 5 जहाज गिरा दिए। अब आपको पता है जो राफेल है उसके शेयर्स में 40% कमी हो गई। अच्छा, 40% डिक्लाइन कर गए शेयर्स उसके। अच्छा। फ्रांस के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, अब जाके देखें तो सही, आप मीडिया पे जाके वहां पे तो सर पे हाथ रखे हुए उन्होंने कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और 5th जनरेशन जहाज जो है वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया। नहीं, उन्होंने सबसे पहले सोचा अपने किन गधों को दे दिया। नहीं, वो देखें ना पाकिस्तान, अब टेक्नोलॉजी देखें पाकिस्तान की कि उन्होंने यहां से 2 मिसाइल मार के 2 राफेल उनके उड़ा दिए। एक को तो वो तस्लीम कर रहे हैं ना, दूसरे को तो मान नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जी हमने 5 हथियार उनके कराए, ऐसे ही ना। इंडिया ने अभी तक तरदीद नहीं की उसके।
یا نہ ہاں کی نہ تردید کی. آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں جھوٹ بول رہے ہیں جی ہمارا کوئی کہہ رہا نہیں کر رہا. انہوں نے چھپانے کی بڑی کوشش کی, وہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا ایکسپوز ہو گیا, اس کے بعد ہندو نے خبر دی, وہ خبر بھی انہوں نے ہٹوائی. یہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اسے ڈائی ڈاؤن کرنے کی کسی طرح سے, مطلب یہ جو سارا پینک کریٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو ان کے عوام کو بیوقوف اسی لیے بنا رہے ہیں کہ لوگ یہ سوال نہ پوچھ لیں کہ بھائی اتنے مہنگے رافیلز تھے اور اوپر سے لیمو اور مرچیں بھی باندھی گئی تھیں. $300 ملین کا ایک جہاز ہے اور اسے یہاں سے ایک ہم نے میزائل مارا, اٹھ گیا, گر گیا, اور دوسرا رافیل طیارہ بھی, یعنی 2 تو کنفرم ہے. لیکن ابھی کیونکہ رافیل کمپنی جو اس نے صرف ایک تسلیم کیا ہے, ان کی بھی تو بےزتی ہے نا, ان کی مکمل طور پہ وہ تو جنگ انڈیا اور پاکستان کی ہو رہی ہے اور مت ان کی ماری جا رہی ہے. سیدھی بات کریں بیچارہ منہ کالا ان کا کروا دیا کیا جا رہا ہے, اور وہ کمپنی اتنی بڑی کمپنی ڈیفالٹ کر رہی ہے اس وقت, اور اتنے زیادہ آرڈرز ہیں. ابھی انہوں نے 25 اور رافیل طیاروں کا آرڈر دیا ہے تو 2030 میں انہوں نے ان کو ڈیلیور کرنے. اتنا بیک لاگ ہے اس کا, تو وہ سارا آؤٹ ہو گیا اور دوسرے ملکوں نے تو اب لینے نہیں ہے, پوری کمپنی ڈیفالٹ کر گئی. وہ اب انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پائلٹ بھی ساتھ منگوایا کرو, خالی جہاز نہ لیا کرو. اچھا, اب وہ رافیل طیارے جو رافیل کمپنی وہ بھی, اور یہ بھی انڈین یہ کہہ رہی ہے کہ جی گراؤنڈ جو سسٹم تھا وہ بھی ان کا ہونا چاہیے. یار وہ فلائٹ سسٹم ہے اس سے اگر کام نہیں کیا تو گراؤنڈ سسٹم کیا کر لے گا, ٹھیک ہے, کیا پہاڑ توڑ لے گا. اچھا دیکھیں دوسری بیزتی ان کی ایئر فورس کی ہوئی, اور اتنی زیادہ بیزتی ہوئی کہ جب ان کے وکرم مسری صاحب جو ان کے فارن سیکرٹری ہیں, جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی نا جی کہ ہم نے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے, تو انہوں نے کہا ہماری آرمڈ فورسز نے, انہوں نے اپنی ایئر فورس کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا. بالکل, انہوں نے انڈین ایئر فورس کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کو اس سے ڈس آؤن کر دیا. مصری صاحب کی آواز بھی کانپ رہی تھی, اگر آپ نے غور سے سنا, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, کانپتے ہوئے بتا رہے تھے. تو وہ انڈین ایئر فورس تو مکمل طور پہ آپ سمجھو کہ ان کی بےعزتی ہو گئی. دوسری مرتبہ ہوئی, پہلی مرتبہ ابھینندن نے کر کے ان کی ٹنڈ کروا دی, اور اس کے بعد اب یہ جو تھا نا یہ دوبارہ پراپر ٹنڈ ہو گئی, اور ہمارا ایک جہاز اس کو نقصان نہیں ہوا, ہمارے کسی پائلٹ کو نقصان نہیں ہوا, ہم گئے ان کے جہاز گرائے اور گرا کے واپس آ گئے بالکل آرام سے, اور مزے سوئے ہوئے ان میں سے, ٹھیک ہے. تو ان کی ایئر فورس برباد ہوئی. اس کے بعد کل انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈرونز بھجوا دیے یہاں پہ. اچھا, اس کو نا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سوارم ڈرون سسٹم. اچھا جی, سوارم کا SWARM, سوارم. اچھا, سوارم کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ کو 150 کٹھے ہی آپ بھیج دیتے ہیں ڈرونز. ٹھیک ہے, آپ مختلف جگہوں پہ ٹرکس لگاتے ہیں اور ان کے اندر آپ کے پاس ڈرونز ہوتے ہیں, اور ڈرونز ہوتے ہیں, اور آپ ایک ٹائم لائن رکھ کے سب کو ایک ہی وقت میں کیو دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سارے فلائی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب 150 اگر ڈرونز اڑیں گے ایک جگہ سے, تو دوسرا جو ملک ہے وہ کتنے گرا لے گا امیڈیٹلی. اس کے پاس اتنا ریئیکشن ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پہ سب کو شوٹ کر سکیں. اور دوسرا, اگر آپ ان کو میزائل سے مارتے ہیں تو 150 میزائل تو آپ اپنے ضائع نہیں کریں گے, تو اس میں کوئی 10 15 20 آپ نے گرا لیے, باقی سارے نکل جاتے ہیں اس افراتفری میں. اس کو کہتے ہیں سوارم ڈرون سسٹم. تو انڈیا نے سوارم ڈرون سسٹم کے تحت یہ سارا کھیل کیا تھا. اس نے پوری سرحد کے ساتھ اپنے ٹرکس لگائے, اور ٹرکس کے اندر اس نے اپنے یہ رکھے ہوئے تھے, ڈرونز رکھے ہوئے تھے, اور ایک ہی وقت میں اس نے ان کو لانچ کر دیا. اور اب اس کا 2 مقصد تھے, بڑے مین 2 مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک افراتفری پھیلائی جائے, کہ جب وہ گرے گا دھماکے کی آواز آئے گی, اور جب 150 دھماکے پاکستان کے اندر ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی افراتفری مچے گی, ایک پینک کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کی لوکیشنز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے. جو میزائل لگے گا وہاں سے پتہ چل جائے گا کون سے ایئر ڈیفنس ہے. یوں ہی آپ نے میزائل سے لاک کیا نا جی, آپ نے پہلے لاک کرنا ہوتا ہے نا, آپ کے پاس سسٹم ہے, آپ کے پاس میزائل لگا ہوا ہے, آپ نے اسے لاک کیا سامنے ڈرون کو, اور آپ نے چلانا ہے. جب آپ نے لاک کیا تو اسی وقت وہ جو دوسرا ڈرون سسٹم ہے وہ فوری طور پہ اس کو سمجھ آتا ہے کہ مجھے لاک کیا ہے کسی جگہ سے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جب طیارے اڑتے ہیں نا جی, تو ایک طیارہ دوسرے کو لاک کرتا ہے. جب وہ لاک کرتا ہے نا تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں لاک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے پاس اب ریئیکشن ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے آپ کو ان لاک کر سکے یا اس سے نکال سکے, تو وہ اس کی درمیان مارا جاتا ہے. اب یہ جو لاک جب ہوتا ہے تو اس کا سسٹم اپنا بتاتا ہے کہ میں لاک ہو گیا. اسی لیے جو پائلٹس ہیں نا اپنے آپ کو انجیکٹ کر لیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایجیکٹ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ میں لاک ہو گیا, اور یہ کوئی 20 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا, اور 1 سیکنڈ کے اندر یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا, اور میرے پاس اتنا موقع بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایجیکٹ کر سکوں. اور جو صاحب لاک ہوتے ہی ڈیفنس سسٹم کی
लोकेशन पता चल लोकेशन पता चल जाती है वो, और उसके अंदर जब आपको पता चल जाता है तो आपने फिर हिट करना होता है, जल्दी हिट करना होता है ताकि आप अपनी लोकेशन बदल सकें या उस सारे ट्रॉमे से या उस सारे ट्रैप से आप निकल सकें। तो ये उसकी दूसरी वजह। तो ये जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ड्रोन थे, उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाए, एकदम जब गिरेंगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज किया जा सके, वो लोकेट हो जाएगा, उसको लोकेट किया जा सके। और तीसरा ये है कि वो एक शक पैदा करना चाहते थे पाकिस्तानी कौम में, जो इस वक्त जिसका इजहार आप भी कर रहे हैं, कि हर आदमी ये पूछे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है तो हम रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो वो एक इस किस्म का सवाल पैदा कर रहे थे। और ये सवाल जो है ये सोशल मीडिया से जनरेट हो रहे हैं। ये ध्यान में रखो कि आप व्हाट्सएप जब खोलते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बगलोल ये सवाल कर रहा होता है। किसी खातून की आवाज़ आ जाती है कि टुट पैने तो नुखी हो गया, तो शर्म या नहीं आ रही, तुसी की कर रहे हो। या कोई कार्टून आ जाता है, वो खड़ा होता है, वो आपके सामने मूछों को ताव दे रहा होता है और आप बिगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है बेसिकली सोशल मीडिया वारफेयर है, कि उसके ज़रिए आप इतना पेनिट्रेट कर देते हैं कि लोगों के ज़हन में बैठ जाता है कैसे चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये तीसरा उनका मकसद था। अब आज उनकी फिर बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपना स्वार्म ड्रोन सिस्टम चला दिया। 30% उन्होंने अपने ड्रोन जो थे वो उन्होंने झोंक दिए, यूज़ कर दिए। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान का क्या हुआ? आप सिर्फ एक नेवी का ऑफिस है लाहौर के अंदर जिसके ऊपर ड्रोन गिरा। इसके अलावा डिफेंस के किसी इलाके के अंदर ये जो हमारी इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर ड्रोन पहुंच ही नहीं सका। और पाकिस्तान ने शुरू में फौरी तौर पे अपने मिसाइल्स के जरिए हिट किया था इसको, जिसको कहते हैं हार्ड किल। कितना यार पूरी कौम को पता चल गया सॉफ्ट किल क्या है। इस वक्त पूरी कौम जंग की मास्टर हुई है। ठीक है। बल्कि एक लाहौर के साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा जी मेरे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए हम सारे ड्रोन जो गिरा सकते हैं पाकिस्तान के। और कमाल आदमी, वैसे सलाम है भाई आपको, वैसे आपको तो इंडिया में होना चाहिए सर। मोदी, अगर आप इंडिया में होते, यकीन करें मोदी के एडवाइजर होते हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट को फौरी तौर पर बसंत की इजाज़त दे देनी चाहिए और साथ अनाउंस कर देना चाहिए कि जो शख्स अपनी पतंग के जरिए ड्रोन को गिराएगा उसे 50,000 रुपये इनाम मिले। एक दूसरे के ड्रोन काट रहे हैं। ये मुझे लगता है ये मोदी का भाई है, यकीन करें ये मोदी का भाई। मोदी इसी तरह जंग लड़ रहा है कि इधर से हम ये कर देंगे, उधर से ये कर देंगे, उधर से ये हो जाएगा। बिल्कुल ही उसका बड़ा भाई है जिसने ये टेक्निक इवॉल्व की है। भाई मोदी साहब इसे इस्तेमाल करें। अजीत दोवल से ज्यादा बेहतर साबित होगा ये बंदा। ठीक है, ठीक। अच्छा जनाब, अब इशू ये है कि आज उनकी तीसरी बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपने 30% ड्रोन्स भी यूज़ कर लिए, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उल्टा मजाक बन गया कि यार उनके जो ड्रोन्स हैं उसको जैम कर दिया जाता है और नीचे गिर जाते हैं।